हेलो एवरीवन, आज हम नोडल एनालिसिस जानेंगे कि नोडल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन टेक्निक होती है जो कि बेस्ड ऑन केसीएल एंड ओम्स लॉ है। ठीक, मतलब केसीएल प्लस ओम्स लॉ, इन दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो इस टाइप की टेक्निक हमारी बन जाती है नोडल एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने केसीएल इक्वेशन लिखते हैं वैसे ही हम केसीएल इक्वेशन टाइप्स लिखते हैं, ओम्स लॉ का एप्लीकेशन लगाते हैं और सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। नोडल एनालिसिस किस चीज के लिए एप्लीकेबल है? प्लेनर सर्किट एंड नॉन प्लेनर दोनों ही टाइप के सर्किट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। प्लेनर सर्किट्स क्या होते हैं? ऐसे सर्किट्स जिनकी कोई भी दो ब्रांचेस क्रॉसओवर नहीं होती हैं, लाइक ये सर्किट आपका प्लेनर सर्किट है। सिमिलरली ये भी प्लेनर है, ये सर्किट भी प्लेनर है क्योंकि इसको इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। एक ब्रांच यहाँ से है, एक ब्रांच यहाँ से है, और ये जो क्रॉसओवर हो रही ब्रांच एक्चुअली मैं इसे बाहर से भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो ये आपका प्लेनर सर्किट है, कोई भी ब्रांच एक दूसरे को क्रॉसओवर नहीं कर रही है। सिमिलरली नॉन प्लेनर किस टाइप के हो सकते हैं? ये है, ये है, ये है। इस टाइप के सर्किट्स को आप क्या कहेंगे? नॉन प्लेनर सर्किट, क्योंकि आप चाहे तब भी ऐसा क्रॉसओवर को हटा नहीं सकते। यहाँ कैसा हमने देखा, बाहर से कोई ब्रांच नहीं थी, इसको हमने बाहर से ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ बाहर से भी ब्रांच है, यहाँ से भी है, तो क्रॉसओवर तो यहाँ पर होगा ही। क्रॉसओवर को आप अवॉइड नहीं कर सकते इस केस में। तो ये आपके नॉन प्लेनर की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो नेटवर्क्स हैं तीनों आपके, ये आपके प्लेनर ग्राफ्स कहलाएंगे। ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर है। तो केसीएल जो है, केसीएल प्लस ओम्स लॉ मिला के बनता है नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस प्लेनर एंड नॉन प्लेनर दोनों टाइप के सर्किट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये कुछ एग्जांपल है एक और प्लेनर सर्किट का, क्योंकि यहाँ हमारा जो मिडिल में है वो भी एक नोड है, क्रॉसओवर नहीं हो रहा है ब्रांच, वो भी एक नोड है, इसलिए इसे हम प्लेनर सर्किट की कैटेगरी में लेंगे। ये आपका नॉन प्लेनर सर्किट है क्योंकि यहाँ पर क्रॉसओवर हो रहा है ब्रांचेस का आपस में, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये नॉन प्लेनर सर्किट है। तो नोडल एनालिसिस की हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि प्रिंसिपल नोड्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि सिंपल नोड क्या होते हैं, जब दो ब्रांचेस आपस में मिलती हैं या दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं सिंपल नोड। प्रिंसिपल नोड क्या होते हैं? दो से अधिक ब्रांचेस यदि जहां पर मिलती है जिस नोड पे, तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल नोड। जैसे यहाँ पर इस सर्किट में टाइप 1 में यदि हम देखते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 हमारे प्रिंसिपल नोड्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होगी? नोडल इक्वेशंस, क्या आप केसीएल इक्वेशन कंसीडर करना चाहे तो केसीएल इक्वेशंस 1, 2, 3 बस इनके लिए होगी। और ये आपका क्या होता था केसीएल के टाइम पे आपने पढ़ा है, ये एक नोड कोई भी आप इन चार प्रिंसिपल नोड्स में से कोई एक नोड को आप रेफरेंस नोड अज्यूम करते हैं। मान लीजिए मैंने इस नोड को बोला रेफरेंस नोड, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो जाती है? प्रिंसिपल नोड्स -1, क्योंकि 1 हमारा क्या होता है? रेफरेंस नोड। उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक, तो टाइप 1 ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है, किसी भी दो नोड्स के बीच में कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ देखिए तो ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 है, और ये आपका रेफरेंस नोड है। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस हो जाएंगी, प्रिंसिपल नोड्स यहाँ पर कितने हैं? प्रिंसिपल नोड्स इज इक्वल टू 4, और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू 3, प्रिंसिपल नोड्स -1, इतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपकी होती हैं। यहाँ पर यदि मैं इक्वेशन लिखती हूँ तो क्या लिखती हूँ? मान लीजिए इस पर्टिकुलर नोड के लिए यदि मैं लिख रही हूँ इक्वेशन, तो कैसे लिखूंगी इस नोड के लिए इक्वेशन में? v1 - 8 डिवाइडेड बाय 4, v1 - 8 डिवाइडेड बाय 4। जब भी आप इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं, आप अपना कुछ कंसिडरेशन अज्यूम कर लेंगे कि यस मैं आउटगोइंग करंट्स को पॉजिटिव अज्यूम कर रही हूँ। जैसे अभी मैं कंसिडरेशन में क्या ले रही हूँ? अभी मैं आउटगोइंग करंट्स को पॉजिटिव हो रही हूँ। आपको अगर कुछ और दूसरा
इजी लगता है कंसिडर करना तो आप वो कर सकते हैं। आप इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव ले सकते हैं। मैं मेरे कंसिडरेशन में आउटगोइंग करंट्स को पॉजिटिव लेती हूँ। तो मैंने यहाँ देखा V1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये आउटगोइंग करंट है इस नोड से 3 प्लस V1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 सॉरी V1 प्लस 10 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6 और एक और ब्रांच कौन सी है ये, यहाँ क्या हो रहा है करंट आ रहा है 4 एम्पियर्स, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगी -4। 1 2 3 4 चारों ब्रांचेस को हमने कंसीडर कर लिया, दिस विल इक्वल टू 0। तो टाइप 1 हमारा सिंपल रहेगा, उसमें हमको क्या करना है इंडिविजुअल नोड्स के लिए इक्वेशंस फॉर्म करनी है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन इसके लिए लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी मैं, सेकंड नोड के लिए यहाँ से सेकंड नोड के लिए लिखूंगी तो यहाँ का वोल्टेज है V2, तो V2 माइनस 10 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 6 इस ब्रांच का करंट प्लस 2 ये करंट प्लस V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 10 ये करंट और एक इनकमिंग करंट है इसलिए -6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 होगी। इस नोड के लिए इक्वेशन लिखूंगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस तो क्या लिखूंगी मैं, V3 प्लस 10 ये 10 वोल्ट है, V3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस यहाँ ये करंट यहाँ V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10 इस ब्रांच का करंट, ये करंट आ रहा है इसलिए -2 और ये करंट जा रहा है इसलिए +4 शुड इक्वल टू 0। चार ब्रांचेस है कनेक्टेड, हमने चारों को कंसीडर कर लिया। तो इस टाइप से इसका इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं टाइप 1 के लिए, जबकि कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स सर्किट में प्रेजेंट नहीं है दो नोड के बीच में। हम देख रहे हैं ये कैसा है, ये प्रैक्टिकल है। क्यों प्रैक्टिकल है, क्योंकि उस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट देखते हैं ये भी प्रैक्टिकल है क्योंकि इसके सीरीज में भी रेजिस्टेंस है, ये भी प्रैक्टिकल है क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस है, ये भी प्रैक्टिकल है क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस है। तो ऐसा सर्किट जिसमें कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट नहीं है, ये फर्स्ट हमारा टाइप होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल नोड्स के लिए इक्वेशन लिखते हैं, उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड टाइप हमारा आता है, सेकेंड टाइप वो टाइप होता है जहां पर एक प्रिंसिपल नोड और एक रेफरेंस नोड के बीच में कोई सोर्स होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स। सेकेंड टाइप हमारा क्या है, जब किसी प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स आ जाता है। उस समय हम क्या करते हैं, हमने पिछले केस में क्या माना था, यहाँ का वोल्टेज V1 माना था और इक्वेशन राइट डाउन की थी। यहाँ का वोल्टेज V1 ना मानते हुए या V1 मान के आप इक्वेशन फॉर्म भी कर लेते हैं जैसा इस केस में किया, तो यहाँ पर सीधे सीधे इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हम V1 की वैल्यू सीधे सीधे 8 वोल्ट्स रख देंगे, क्योंकि इस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू क्या है 8 वोल्ट्स है। इसलिए हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना कम हो जाता है, हमें थर्ड इक्वेशन फॉर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती, जहां पर प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स है, वो भी आइडियल वोल्टेज सोर्स। यदि कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स आ जाता है किसी प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में, तो एक इक्वेशन हमारी कम लिखी जाती है, हम V2 और V3 के लिए इक्वेशन लिखेंगे और जहां भी इस नोड की जरूरत है हम 8 वोल्ट कंसिडर करके सॉल्व कर लेंगे। तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक नहीं हो सकता है, आपके सर्किट में एक से अधिक भी हो, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स बिटवीन प्रिंसिपल नोड एंड रेफरेंस नोड। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो एक इक्वेशन, जो नंबर ऑफ इक्वेशन हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। कितने से रिड्यूस हो जाएगी, जितने हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्सेज अलग अलग कनेक्टेड हैं उतने आपको नोड के लिए इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी, तो उतनी आपकी जो रहेंगी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपकी कम हो जाएंगी। थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। थर्ड टाइप आपका ये है कि जब किसी दो प्रिंसिपल नोड के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स आ जाता है। फर्स्ट केस क्या था, कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दूसरा केस क्या था, जब प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में आइडियल वोल्टेज सोर्स आ रहा था। थर्ड केस क्या है, जब दो प्रिंसिपल नोड्स के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो क्या होता है, तो ये सिचुएशन हमारी कहलाती है सुपर नोड। यहाँ पर ये नोड हमारा कहलाता है सुपर नोड।
सुपर नोड क्या होता है? जब सुपर नोड, दो प्रिंसिपल नोड के बीच में कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो हम उसको एक सिंगल नोड कंसिडर करते हैं और उसे कहते हैं हम सुपर नोड। इसको एक सिंगल नोड के जैसा हम ट्रीट करेंगे और जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हम इसको एक सिंगल इक्वेशन, इन दोनों नोड्स के लिए एक सिंगल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये एक सिंगल इक्वेशन जो हम फॉर्म करेंगे वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पर कितना था? 3 एम्पियर्स का। ठीक, तो इसे हम इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? लिखते हैं, हमें क्या करना है, यहाँ का वोल्टेज क्या है? V1 है, यहाँ का वोल्टेज क्या है? V2 है। तो हम कैसे लिखेंगे? V1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 इस ब्रांच के लिए। V1 माइनस, यहाँ तो आ रहा है सीधे तो हम लिख देंगे -4। ठीक है, हमें यहाँ करंट नहीं होता तो हम लिखते इस तरह से, पर डायरेक्ट करंट आ रहा है, इनकमिंग करंट को नेगेटिव माना है इसलिए -4। नेक्स्ट क्या है? +3, ये जो करंट जा रहा है इसी में क्या बोलूंगी? +3। अब नेक्स्ट इसके लिए, इसके लिए भी सेकंड नोड के लिए भी सेम इक्वेशन में लिखेंगे आप, क्योंकि आपने इसको क्या कंसीडर किया है? एक सुपर नोड। तो आप इक्वेशन इसकी भी लिखेंगे। इसके लिए 3 ब्रांचेस 1, 2 एंड 3, ये तीनों कंसीडर किया। नेक्स्ट हम इसके लिए कंसीडर करेंगे, इस वाले के लिए कैसे कंसीडर करेंगे? V2 तो प्लस V2 माइनस V3, V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 10 +2, ये 2 एम्पियर करंट जो जा रहा है वो, -6, ये वाला -3, ये इनकमिंग करंट है इसलिए 1, 2, 3 एंड 4 चारों कंसिडर हो गया, शुड इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका ये सिंगल इक्वेशन फॉर्म होती है इन केस ऑफ सुपर नोड। सिंगल इक्वेशन क्या करते हैं हम? इन दोनों नोड को हम सिंगल नोड कंसीडर करते हैं, उसे कहते हैं ये सुपर नोड है। सुपर नोड के लिए हम क्या कहते हैं? एक सिंगल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे V1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, 3 एम्पियर करंट जा रहा है इसलिए, यहाँ 4 एम्पियर आ रहा है इसलिए -4 प्लस, अब इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 6 आ रहा है इसलिए -6 +2 -3 और V2 माइनस V3 डिवाइड बाय 10, ये आपकी इक्वेशन शुड इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये रही। सेकंड इक्वेशन क्या रहेगी? V3 के लिए जो आप लिखेंगे वो V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 10, V3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 8 -2 एम्पियर, क्योंकि ये करंट आ रहा है, +4 एम्पियर, 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है, चारों कंसीडर कर लिया, शुड इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। थर्ड इक्वेशन कौन सी होगी? तो थर्ड हमारी रहेगी कंस्ट्रेंट इक्वेशन, जिसको हम बोलेंगे ये V1 है, ये V2 है, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो 3 इक्वेशन हमने फॉर्म कर ली, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, आप सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये नोडल एनालिसिस में आप इन 3 तरह की प्रॉब्लम्स ही पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में इसलिए प्रेफर किया कि आपको इक्वेशंस फॉर्म करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आए। तीनों टाइप्स आपको समझा दिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। फर्स्ट टाइप में क्या था? फर्स्ट टाइप में कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड टाइप में क्या था? आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल नोड और रेफरेंस नोड के बीच में आ जाता है, तब क्या करेंगे? तब सीधे सीधे एक इक्वेशन हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि उस नोड का वोल्टेज हमें पता है, तो बाकी 2 नोड्स के लिए हम इक्वेशन लिख देंगे। थर्ड टाइप हमारा होता है जब 2 प्रिंसिपल नोड्स के बीच में कोई वोल्टेज सोर्स आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? तब उस नोड को आप सुपर नोड कंसिडर करेंगे। यहाँ इस सर्किट में एक सुपर नोड है, हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में एक या उससे अधिक भी, 2, 3, 4 इतने सुपर नोड्स भी हो सकते हैं। तो सुपर नोड जहां जहां भी फॉर्म होते हैं, जिन 2 नोड्स के बीच में, प्रिंसिपल नोड्स के बीच में फॉर्म होते हैं, उन दोनों प्रिंसिपल नोड्स को मिला के एक इक्वेशन लिखते हैं हम दोनों वेरिएबल्स की, जैसा कि हमने यहाँ फॉर्म की। बाकी की सारी इक्वेशन जैसे आप फॉर्म करते हैं उसी तरह से फॉर्म करेंगे, और जितने नंबर ऑफ आपकी प्रिंसिपल नोड्स बन जाते हैं, या सॉरी सुपर नोड्स बन जाते हैं, उतनी नंबर ऑफ आपकी कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ जाती है। तो 3 इक्वेशंस हो जाएंगी, 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारे सर्किट्स को कंसिडर करना होगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको समझना होगा कि आपका कौन सा टाइप आ रहा है इस समय।